नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में वक्फ संशोधन कानून पर कार्यशाला, मुख्यमंत्री धामी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। दुष्यंत गौतम भी कार्यशाला में हुए शामिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला, कांग्रेस नेता पूर्व आईएएस सुंदरलाल मंत्रवाल ने उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। नैनीताल में यातायात नियमों का उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई, जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दिए निर्देश। राज अतिथि गृह सभागार में हुई बैठक। बागेश्वर में छात्रों को मिलेगी मोबाइल साइंस लैब की सुविधा, राज्य के 9 जनपदों को मिल रही है खास सुविधा। खटीमा में नगर पालिका द्वारा नालों का सफाई अभियान का शुभारंभ, शहर में पानी भरने की समस्या न हो पैदा, नगर पालिका कर रही है प्रयास। और ऋषिकेश में राफ्टिंग करते हुए एक युवक नदी में गिरा, देहरादून निवासी युवक सागर नेगी की मौत हो गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में प्रतिभाग कर बाबा वोखनाथ नाग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया। सिलक्यारा टनल चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग 1384 करोड़ लागत की डबल लेन की इस टनल परियोजना की लंबाई 4.53 मीटर है। सुरंग निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और समय की बचत होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार की संभावना में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े सभी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों, श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर न केवल कुशल इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और संपूर्ण समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण भी है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि टनल हादसे के दोषियों को बीजेपी सरकार ने बचाने का काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम के अवसर पर वोखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देहरादून स्थित अपने घर से भेंट और पूजा सामग्री लेकर सिलक्यारा पहुंचे। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के सकुशल रेस्क्यू के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं सिलक्यारा अभियान के दौरान कैंप कर रेस्क्यू अभियान की निरंतर निगरानी और निर्देशन किया था। रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने बाबा वोखनाग से मन्नत मांगते हुए मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने बाबा वोखनाग से प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जब सुरंग के मुख पर बाबा वोखनाग को विराजमान किया, तभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। उस समय उन्होंने बाबा वोखनाग का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की थी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से संकल्प भी पूरा हुआ और श्रद्धालु भी बाबा वोखनाग का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार 2 बातों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही, एक सिलक्यारा टनल व कर्णप्रयाग रेल लाइन, जबकि यह प्रोजेक्ट यूपीए सरकार के समय शुरू हो गया था। कांग्रेस का आरोप है कि सिलक्यारा टनल हादसे की दोषी कंपनी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम लोग इस पे टेक्निकली अगर कोई चीज यहाँ पर नहीं आएगी तो निश्चित रूप से मंदिर को जितने बने उतने कम है। अच्छा, जैसे सड़कों की व्यवस्था तो सुधर रही है, लेकिन अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का एक बार ब्रेक थ्रू आज आप करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं रेल कनेक्टिविटी पहाड़ के लिए? रेल कनेक्टिविटी भी जो है वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और 125 किलोमीटर की रेल यात्रा अब पहाड़ों में भी रेल से हो पाएगी। और जिनके लिए रेल एक सपना हुआ करती थी, जिन्होंने कभी अपने जीवन में रेल नहीं देखी, ऐसे लोग भी अब रेल का सफर कर पाएंगे। उसका भी आज ब्रेक थ्रू का कार्यक्रम है। ये उत्तरकाशी जिले की लाइफलाइन है और प्रत्येक को उत्तरकाशी जिले का आम जनमानस, प्रत्येक व्यक्ति को इस जब ये टनल शुरू हो जाएगी, हर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यमुना घाटी के लोगों को जो राड़ी एक डांडा एक ये माना जाता था कि सर्दियों में आने जाने आवाजाही में बहुत दिक्कत होती थी। अब इसके बनने से समय भी बचेगा और कभी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पड़ेगा, चाहे आम जनमानस को या जो पर्यटकों के लिए भी ये एक सुलभ रास्ता हो जाएगा। और आशा करते हैं ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ब्रेक थ्रू है, ये सरकार का ब्रेक थ्रू इवेंट है। उत्तराखंड की धामी सरकार आज दो बातों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रही है। एक तो है सिलक्यारा टनल, जिसका कार्य संपन्न हो गया, टनल बनकर तैयार हो गई है। ऐसे में मैं याद दिलाना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि 41 मजदूर 19 दिन तक जीवन और मौत के बीच में झूल रहे थे और पूरे देश विदेश में उस घटना के लिए उत्तराखंड की जगहसाई हो रही थी। लेकिन वो कंपनी जिसकी कोताही और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे रखे हैं चंदे के रूप में। वहीं दूसरा जिसके लिए वो अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रहे वो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ भाजपा की इस सरकार को कि विकास निरंतर होते रहता है। एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है, तो ऐसे में जो पुरानी सरकारों के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना ही नई सरकार का काम होता है। शिलान्यास की यदि जानकारी पूरी लेनी है तो इस वक्त वर्तमान में जो आपके पर्यटन एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनसे पूछिए, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग यहाँ शिलान्यास करने के लिए आए थे वो उस समय शिलान्यास के वक्त उपस्थित थे। आपको बता दें कि टनल निर्माण के दौरान 12 नवंबर 2023 को अचानक हुए भूस्खलन में 41 श्रमिक इस सुरंग में फंस गए थे। उस समय देश भर से लोग इन श्रमिकों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उस अंधेरी टनल में जहां उम्मीद की किरणें भी धूमिल हो रही थी, बाबा वॉकनाग ने पहाड़ों के रक्षक के रूप में शक्ति और विश्वास का संचार किया। उस कठिन समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इसी घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बाबा वॉकनाग मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, जिसे अब साकार रूप दिया गया है। सिलक्यारा टनल का जो मामला था वो बड़ा हाईलाइट हुआ। हम लोगों ने वहां पर पूरी राहत और बचाव कार्य किए, लेकिन जो कंपनियां हैं उनमें काम कर रही थी उन पर क्या कार्रवाई हुई ये भी देश को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। और वो लोग कौन थे जो वहां पर सिलक्यारा टनल का काम कर रहे थे? क्या आप ही के लोग तो नहीं वहां पर काम कर रहे हैं, या आप ही स्वयं तो नहीं कर रही? भारतीय जनता पार्टी कहीं अपनी कंपनियां बनाकर तो भारत में काम आवंटन नहीं कर ले रही है? तो ये सब चीजें देखने की जनता को देखना चाहिए। जनता को ये भी देखना चाहिए कि इनमें पैसा जो लग रहा है ये वास्तविक कितना पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम डीपीआर बनाते हैं, उल्टी सीधी डीपीआर बनाकर दे देते हैं, सैंक्शन करा लेते हैं। छोटे छोटे स्तरों पर तो पैसा है नहीं और बड़े स्तर पर ये घोटाले होने के लिए सामने आते हैं। तो हम उत्तराखंड सरकार से भी मांग कर देंगे कि उस टनल की जांच करे और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी करे। इतना बड़ा उत्तराखंड उस 41 का सकुशल, हमने 41 लोग जो हमारे टनल में फंस गए थे, एक भी हानि नहीं हो पाई। इसकी वो नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। दुर्भाग्य है कि उनको अच्छाई में भी बुराई नजर आती है और आज बिना किसी रोक टोक के वो टनल सिलक्यारा टनल आर पार हो गई है और उस पर चंद दिनों बाद, अरे ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जी का जो 4 धाम में सुंदर पर्यटन का सपना है उस पूरा करने में ये सिलक्यारा टनल भी हमारी एक महत्वपूर्ण योजना थी। और हम कह रहे हैं कि वो एक दुर्घटना जरूर थी, लेकिन बागनाथ बाबा की बड़ी कृपा रही, एक भी व्यक्ति की हम क्षति कर पाए। उत्तरकाशी की रहने वादियों में है कि कई सारी देवीय शक्तियों का वास है। पहाड़ों में स्थानीय लोग देव देवी इन रूपों की इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उनकी पूजा दान के बिना ना तो कोई काम शुरू करते हैं और ना ही किसी सफर की शुरुआत। 40 मजदूरों को निकालने के लिए 17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसके पीछे की कहानी जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही रहस्यमयी भी है। इसके पीछे बाबा वॉकनाग का चमत्कार माना जाता है। भले ही सिलक्यारा टनल का काम लगभग पूरा हो गया हो, लेकिन हादसे के दोषियों को लेकर सवाल अभी भी बरकरार है। भविष्य में इस तरह के हादसे न हो तो सरकार को भी ऐसी कंपनियों पर कड़ा एक्शन लेना होगा, ताकि और कंपनियों के लिए नजीर साबित हो। शायद फिर सिलक्यारा टनल को लेकर इतने सवाल आम जनता के बीच नहीं होते। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
अब बात करते हैं अगली अहम खबर का। देहरादून के बलबीर रोड स्थित भाजपा मुख्यालय में वक्फ संशोधन कानून पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही भाजपा के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में वक्फ कानून की बारीकियों से इसके संशोधन और इससे गरीब मुसलमानों और पसमानदा समाज को मिलने वाले लाभ पर विस्तृत चर्चा हो रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह जानकारी मुस्लिम समाज और बुद्धिजीवियों तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। इस कार्यशाला में प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, जिला प्रभारी और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी विशेष रूप से शामिल हैं। ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। उसमें जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ होगी। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता पौने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ। पूरे देश में जहां एक तरफ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लाए गए वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अब बीजेपी के मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही है, क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता कर रही है या नहीं। दरअसल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाए। है कि हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। कार्यशाला में जो कानून देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है, उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग जमीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की जमीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी के अंतर्गत 2 चरणों में कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में 24 विकास खंडों में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रखा गया है, जो कि 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। वहीं द्वितीय चरण में 44 विकास खंडों में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल रहेगा, जो 2028-29 से 2030-31 रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मिलेट पॉलिसी प्रदेश के 11 जनपदों में लागू होगी, जिसके लिए कुल 134.89 करोड़ की कार्य योजना का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि मिलेट्स पॉलिसी में मंडुआ, झंगोरा, रामदान, कौड़ी एवं चीना फसलों को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत चयनित मिलेट्स फसलों के बीज एवं जैव उर्वरक को 80% अनुदान पर कृषकों को वितरित किया जाएगा।
स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद उपरांत प्रबंधन योजना पर हम पॉलिसी लेकर आए हैं और शीघ्र ये धरातल पर आएगी और भविष्य में हम सघन फसलों के लिए महक क्रांति, हमारे यहाँ शहद बहुत अच्छा होता है, मौन नीति पर हम काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग व घेर बाढ़ के लिए भी हम पॉलिसी लाने वाले हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हरिद्वार से, जहां आगामी 4 धाम यात्रा से पहले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों ने ट्रैवल और होटल से व्यवसायियों की चिंता को बढ़ा दिया है, जिससे पर्यटन और उससे जुड़े व्यवसायों पर असर पड़ने की आशंका के चलते हरिद्वार के ट्रेवल्स और होटल व्यवसायियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी से मुलाकात की। जूना अखाड़ा में हुई मुलाकात में 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को सरकार के सामने उठाने की मांग की है। महंत हरिगिरी का कहना है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इससे न केवल राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी बल्कि पहाड़ों से पलायन भी रुकेगा। लिहाजा जल्द ही मामले में सरकार से वार्ता की जाएगी। पूरे प्रदेश की, इससे हर छोटा कारोबारी किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है इस यात्रा से। परंतु यात्रा पिछले साल भी सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 20% कम थी। इस बार भी यात्रा की जो स्थिति लग रही है वो थोड़ी दिक्कतें हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ी जटिलताएं हैं, जो बाध्यता है ओटीपी की आधार कार्ड से लिंक किया गया है उससे कुछ दिक्कतें हैं, और ऑलरेडी मई तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन फुल दिखा रहा है ऑनलाइन। जो भी व्यापारियों का विषय था और लोग आए, उनको माया देवी की तरफ से भैरव बाबा, भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, ओम पहाड़ और समस्त देवी देवताओं से की तरफ से प्रार्थना किया। हमने कहा आप लोगों तरफ से प्रार्थना करेंगे कि सुंदर दिव्य यात्रा संपन्न हो। रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपजे विवाद में पूर्व विधायक रणजीत रावत ने अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर स्मार्ट मीटरों को तोड़ दिया। इस घटनाक्रम के बाद आज विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर स्थिति स्पष्ट की। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का समय एडवांस तकनीकी का है और हमें इसे अपनाने की जरूरत है। कुछ लोग जनता में स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने अपील की है कि यदि किसी को स्मार्ट मीटर को लेकर कोई आशंका है तो वह सीधे बिजली विभाग से संपर्क करें। मिश्रा ने बताया कि स्मार्ट मीटर देश भर में लगाए जा रहे हैं और अधिकतर स्थानों पर इसका सकारात्मक रिस्पांस मिला है। जो स्मार्ट मीटर है इसका उपभोक्ता के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं और समय के साथ साथ हम लोगों को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पहले आप सब लोग पता है कि हम लोग मैनुअली ही बिल जमा कराते थे। हमने 5-6 साल पहले ऑनलाइन बिल प्राप्त करने का प्रोसेस शुरू किया और आज की डेट में स्थिति ये है कि हमारा 70% से अधिक राजस्व ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। आप सभी भी मेरे ख्याल से बिजली के बिल का ऑनलाइन ही भुगतान करते हैं। इस समय RDSS योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में ही स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम चल रहा है। पूरे भारतवर्ष की तरह हमारे राज्य में भी और मेरे जनपद में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य चल रहा है। रुड़की की गंग नहर में आत्महत्या के इरादे से कूदी एक महिला को मोनू जलवीर ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को उसके परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं आत्महत्या का कारण गृह कलेश बताया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह एक महिला सोनाली नदी पुल के पास पहुंची और देखते ही देखते उसने पुल से
नहर में छलांग लगा दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महिला नहर में डूबने लगी। वहीं लोगों ने शोर मचाया तो मौके पर मौजूद जलबीर मोनू नहर में कूदा और उसने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो महिला के पास मौजूद आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त किशनपुर निवासी के रूप में हुई। यार सुबह 7 बजे रही थी मैं आज दुकान पर सो रहा था, मम्मी बाहर बैठी थी मेरी, तो मम्मी ने देखा एक लेडीज बुरखे में आई पार्क के अंदर। पार्क ने घूमी वो बहुत देर से तो वो एंगल के पास खड़ी और एंगल टापते पुल पे थी, कूद गई, वो एंगल पे से कूद गई। मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, मैं भागते बाहर आया, वो डूब रही थी। मैं पल्ली तरफ से करते घूमते गया, उसे बचाया। बचाने के बाद उन्होंने बताया मैं आदमी से लड़ाई हुई मेरे, उन्हें घर वाले बोल रहे वो आदमी गिरा, बच्चे नहीं देने वाला। मैं बोला 3-4 महीने हो गए तलाक हुए भी, बच्चे नहीं देने आ रहा है। वो गैर क्लास ही है। जी हाँ, सुलानी पारे से डूबी थी वो, और उसे मैंने आधा किलोमीटर से पहले निकाल लिया था मैंने उसे। थाने से पुलिस आई थी, परिजन आई थी, बड़ी बहन आई थी और छोटी बहन आई थी दोनों, और उतना जीजा। हाँ सही है। अब परिजनों से छोड़ दिया था पुलिस वाले। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।